सो हेलो हेलो मेरे क्लास 12th के प्यारे प्यारे बच्चों, और जिनको मैं बोलूँगा आज से कॉमर्स के चीते। जो मेरे चीते आई होप सब के सब ठीक होंगे। ये बैच उन बच्चों के लिए स्पेसिफिकली मैं लेके आया हूँ, कॉमर्स के चीते, जस्ट कि वो लोग जिनके हाफ ईयरली अच्छे नहीं गए हैं, जिनको अभी तक कंसेप्ट नहीं समझ आए इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ के, वो लोग प्री बोर्ड के अंदर तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। ये बच्चे जितने भी रहेंगे, इन लोगों के लिए बेसिक मेरे रूल्स रहेंगे कि सबसे पहले आप लोग एक एक कंसेप्ट को ध्यान से सुनोगे, अपने ईयरफोन ध्यान से लगा लो, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग। इसके अंदर आप लोग एक नोट्स के लिए कॉपी बनाओगे, जिसके अंदर आप सारी मेन हेडिंग, सब कुछ मेन मेन पॉइंट्स लिख लोगे, ताकि जब आपका एग्जाम आए आप उसके अंदर ही सब कुछ पढ़ के एग्जाम देने चले जाओ। दूसरी चीज़, बिजनेस स्टडी जैसे सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों को हेडिंग्स और डिफरेंस ये याद करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपकी हेडिंग्स अच्छे से याद होंगी, अगर आप डिफरेंसेस के लिए तीनों कॉलम अच्छे से बनाते हो, पेपर आपका प्रेजेंटेबल लगता है और मार्क्स एक्स्ट्रा फेच करने में हेल्प करता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, बैच की इंफॉर्मेशन दो, फ्री लेक्चर्स दे रहा हूँ 12th के लिए, पेड कोर्स नहीं है, फ्री लेक्चर है, आराम से उधर दो, अपने दोस्तों को भेजो जिनको आपको लगता है नहीं समझ पाए। इवन आप कोई बड़े हो, अपने रेकमेंड करो अपने ब्रदर्स को, अपने सिस्टर्स को, इवन अपने लव्ड वंस को, जो भी हैं उनको पता चलना चाहिए। मेरा एक सिंपल मोटो स्टार्टिंग से रहा है कि अगर इंडिया की लिटरेसी रेट बेटर होती है, उसमें मेरा एक माइन्यूट सा कॉन्ट्रीब्यूशन रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो आफ्टर अ स्मॉल इंट्रो। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था टिल इम्पोर्टेंस, तब तक कोई डाउट ना आ रहा है आपको, तो आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट से। मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंस पढ़ ली हम लोगों ने, बेसिक इंपॉर्टेंस क्या क्या थी हमारे मैनेजमेंट के बारे में, वो आप कमेंट डाउन करोगे मुझको। पहला टास्क आपका ये रहेगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट, की मैनेजमेंट जो है वो किससे सिमिलर है और किससे नहीं है। एक आइडिया आपको मैं दे देता हूँ। देखो, जब भी मैनेजमेंट की बात की जाती है ना, हम लोग देखते हैं कि मैनेजमेंट को 3 सब्जेक्ट्स के साथ जोड़ा ही जोड़ा जाता है। सबसे पहले जोड़ा जाता है आर्ट के साथ, जिसको हम बोलते हैं कि मैनेजमेंट इज अ प्योर आर्ट। हम लोग हमेशा बोलेंगे आर्ट वाले को, मैनेजमेंट इज अ प्योर आर्ट। जब साइंस के साथ जोड़ा जाता है, दूसरा सब्जेक्ट है साइंस, साइंस के साथ बोला जाता है इनएग्जैक्ट साइंस। ये तो दो काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात की जाती है प्रोफेशन के साथ, कि प्रोफेशन के साथ हम लोग मैनेजमेंट को कैसे जोड़ सकते हैं। मैनेजमेंट और प्रोफेशन के बीच में सिमिलैरिटीज भी हैं कुछ, उसके लिए हम बोलते हैं कि इट इज नॉट प्योरली प्रोफेशन। इसके बीच में हमने डिफरेंसेस पढ़ने हैं। अब पहली चीज हमको ये जानना जरूरी है, देखो मैनेजमेंट ये नहीं है कि अभी स्टार्ट हुआ है आज़ादी के बाद, या अभी 2 3 10 साल पहले स्टार्ट हुआ है। मैनेजमेंट बहुत पहले से चलते आ रहा है। इंडिया के अंदर जब इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, तब भी मैनेजमेंट होती थी। जब मुगल एम्पायर हम पे रूल कर रहा था, तब भी मैनेजमेंट हो रही थी। अब कैसे देख सकते हैं हम लोग, देखो हमारे किंग्स ने, हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे लोगों ने क्या क्या सिस्टम बनाए हुए थे। उन्होंने ड्रेनेजें बनाई, उन्होंने रोड सिस्टम अच्छे बनाए, ग्रेनरीज के सिस्टम अच्छे बनाए। जब हम मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की, ब्रिटिश की बात करते हैं, उन लोगों ने कैसे मैनेज किया इंडिया के लोगों को, कहाँ के लोग कहाँ पर काम कर रहे हैं, रेलवे कैसे बनाई उन्होंने, किन किन लोगों को इंक्लूड किया, वो सब जो सारी बात की गई थी, वो सब मैनेजमेंट की बात की गई है। कि ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी हैज एग्जिस्टेड सिंस द टाइम ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशंस। द अर्लीस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस वर अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। पहले क्या थे कि नॉर्मल रूल और रेगुलेशन बनाए थे कि आप फॉलो करो। कि भाई उस समय बोला था कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटर होता था, जमींदार होता था, वो सभी तो मैनेजमेंट ही थी। ठीक है, तो उसके ऊपर ये जो चीजें हैं ना, इसको बेटर किया गया है। और इसका जो मेन कंट्रीब्यूटर है, जो इन प्रिंसिपल्स को निकालने के लिए, इन रूल्स को सेट करने के लिए, वो था हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स। बिजनेस एक्टिविटीज ने इसके अंदर काफी कंट्रीब्यूट किया है। तब जाके जो मैनेजमेंट है, आज इस मैनेजमेंट को हम सब्जेक्ट की तरह पढ़ रहे हैं। उस टाइम पे सिर्फ हम एक रूल्स और रेगुलेशंस की तरह पढ़ते थे। आज मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है जो आपको काफी इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया जाता है। आप पढ़ रहे हो, कल को बीबीए करोगे, बीबीए का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस की मैनेजमेंट, बीबीएम, बिजनेस मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो इस चीज एमबीए, मास्टर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कि मैनेजमेंट को आप इतना डिटेल में पढ़ लो, कल को आप एक ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट बनते हो, तो यू शुड नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। ऑलराइट, तो अब हम स्टार्ट करेंगे पहले मैनेजमेंट एज अ आर्ट से, कि व्हाट आर्ट क्या है। सबसे पहले आर्ट क्या होता है, आर्ट क्या होता है, आर्टिस्ट कौन होता है? जो आर्ट करता है,
उसको हम आर्टिस्ट बोलते हैं। आर्ट क्या होता है कि अपने स्किलफुल या क्रिएटिव ब्रेन को हम यूज करते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग बुक्स, अपनी पोर्ट्रेट्स, डायग्राम, जर्नल सीखते हैं। ठीक है, तो आर्ट इज अ स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स। इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। आर्ट को हम लोग एक पर्सनल एप्लीकेशन की तरह बोलते हैं। हर किसी आर्टिस्ट की अपनी अपनी पहचान है, हर किसी आर्टिस्ट की अपनी अपनी क्रिएटिविटी है, और वो एग्जिस्टिंग नॉलेज को, सबको पता है कि भैया अगर मर्डर सीन हो रहा है फिल्म के अंदर, खून मारना, चाकू मारना, सब अपने तरीके से चाकू मारते हैं। सनी देओल तो मुक्का मारता है, टाइगर श्रॉफ उछल कूद के मारेगा, अक्षय कुमार हंस हंस के मार देगा। ठीक है, तो ये सब डिफरेंट है, सबका अपना अपना। तो इसी चीज को हम रिजल्ट अचीव करने के लिए इस चीज को करते हैं। और आप एक आर्ट को ऑब्जर्वेशन के थ्रू, स्टडी के थ्रू या एक्सपीरियंस के थ्रू सीख सकते हो। बेसिक फीचर्स ऑफ आर्ट क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, कि जो आर्ट्स है हमारे, एक्सपर्ट्स इन देयर एक्सपेक्टिव एरियाज हैव डिराइव्ड सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स व्हिच आर एप्लीकेबल टू पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ आर्ट। जैसे लिटरेचर के अंदर है, जैसे बुक्स है, एक्टिंग के अंदर आ गए आप, इसके अंदर कुछ बेसिक नॉलेज तो है। अगर किसी को एक्टर बनना है, उसको टीचर बनना है किसी को, टीचर के लिए बेसिक बुक्स हैं, मॉड्यूल्स हैं टीचर्स के लिए, कि आपको स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल करना है, कैसे आप एग्जाम्स लोगे, हाउ टू हैंडल एक्सेल, कंप्यूटर पे कैसे काम करना है, वो भी चीज़ आएगी। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है, हर आर्ट है अपना अपना आर्टिस्ट का तरीका होता है। दो एक्टर हमेशा अलग अलग एक्टिविटी करते हैं, दो एक्टर कभी भी सेम नहीं करते हैं। देखो, टाइगर श्रॉफ का छोटी बच्ची हो गया, वो अलग है, सलमान खान का अलग है, शाहरुख खान का अलग है, सबकी अपनी अपनी आर्ट फॉर्म है। वैसे ही हर एक मैनेजर की अपनी अपनी आर्ट फॉर्म भी होगी। उसके साथ बात की गई बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, कि जो आर्ट है हमारी वो रेगुलर प्रैक्टिस के साथ साथ हम सीखते हैं, हम ज़्यादा बार उसको करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। अगर मैं इंडिया का मैप बनाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं पहली बारी बनाऊंगा तो आप लोगों को टाइम लग सकता है इंडिया का मैप बनाने के अंदर। पहली बारी मैं ऐसा बनाऊंगा, जब मैं बनाता रहूंगा एक टाइम आएगा मेरे हाथ में परफेक्शन आती रहेगी और मैं क्रिएटिविटी ऐड करता रहूंगा। वो चीज़ आर्ट के अंदर है कि जो आर्टिस्ट है हमारे, आर्ट इन्वॉल्व्स द क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज। ऑल म्यूजिक इज बेस्ड ऑन 7 बेसिक नोट। अब जैसे कि सबको पता है सारे गामा पाधा नीसा है, राहत फतेह अली खान का सारे गामा बहुत अलग साउंड करता है, दिलजीत दोसांझ का सारे गामा अलग साउंड करता है, बादशाह का सारे गामा अलग साउंड करता है। उस चीज़ को भी हमने ध्यान में रखना है। अब मैनेजमेंट को आर्ट क्यों बोला जाता है? मैंने आपको बताया मैनेजमेंट इज प्योर आर्ट। क्यों? तीनों फीचर मैच करेंगे। पहला फीचर कौन सा था कि एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज है। जैसे कि एक मैनेजर जो है ना, उसकी डे टू डे एक्टिविटीज जो उसको करनी पड़ती है, उसके लिए भी काफ़ी उसको नॉलेज लेनी पड़ती है। नॉलेज कैसे इकट्ठी होती है? जो वो बुक्स पढ़ता है, जर्नल्स पढ़ता है, स्टडीज़ करता है या दूसरे को ऑब्जर्व करता करते करते ना, तो वो थ्योरेटिकल नॉलेज जो है, काफ़ी जो बुक्स बनी है मैनेजमेंट के लिए, आपके पास जो बुक है, आगे डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट बुक्स लिखी हैं, वो सबको बंदा पढ़ के थ्योरेटिकल नॉलेज मैनेजर लगा सकता है। जैसे आर्ट है वैसे मैनेजर के लिए भी थ्योरेटिकल नॉलेज है। दूसरी चीज़ की बात की गई है द थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। जो थ्योरीज है मैनेजमेंट की, वो सब जो है वो सर्टेन यूनिवर्सल प्रिंसिपल पे चलती है। साइंटिफिक मेथड है नॉलेज के टू गिव सिचुएशन इज ओन यूनिक, या कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिस क्रिएटिविटी के हिसाब से। मतलब कि ये लिखा गया है कि भैया जो मैनेजमेंट है ना, हर मैनेजर की अपनी अपनी क्रिएटिविटी होती है, हर मैनेजर अपनी अपनी क्रिएटिविटी से काम करता है, सबका अपना अपना दिमाग चलता है। हो सकता है कोई इंसान अलग तरीके से गोल अचीव करे, हो सकता है दूसरा तरीका अलग तरीके से गोल अचीव करे। जैसे कि एक बंदा बोलता है, दोनों को बोला कि सेल्स बढ़ानी है, अब एक बंदा हो सकता है किसी और तरीके से सेल्स बढ़ाए, एक बंदा हो सकता है किसी और तरीके से सेल्स बढ़ाए। ये भी एक चीज इंपॉर्टेंट है जानना। तीसरा कि पर्सनलाइज्ड और स्किलफुल मैनर है। हर मैनेजर का अपना अपना स्किल है। हर मैनेजर, जैसे एक आर्टिस्ट का अपना अपना स्किल है, वैसे एक मैनेजर का भी अपना अपना पर्सनल स्किल है। इन द लाइट ऑफ रियलिटीज ऑफ गिवन सिचुएशन, ही इज इन्वॉल्व्ड इन द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्टडीज क्रिटिकल सिचुएशंस एंड फॉर्मुलेट्स हिज ओन थ्योरीज। अपने हिसाब से थ्योरी बना लेता कि भैया इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस बेसिस के ऊपर कि मैनेजमेंट के अंदर भी और आर्ट के अंदर जो तीनों फीचर हैं वो मैच करते हैं, इसलिए इट इज कॉल्ड अ प्योर आर्ट। All right, the best managers are committed and dedicated individuals, highly trained and educated with personal qualities such as ambition, self motivation, creativity, imagination. All management practices are based on the same set of principles. What distinguishes, मतलब कि दो मैनेजर में फर्क कैसे पता चलता है कि सक्सेसफुल मैनेजर और लेस सक्सेसफुल मैनेजर कौन सा है? सक्सेसफुल वो है जिसने अच्छे से प्रिंसिपल्स लगाए हैं, जिसने अच्छे से पढ़ाई की है, वो बंदा अच्छे से काम कर रहा है। तो मैनेजमेंट को आर्ट बोलते हैं। दूसरा बात की गई मैनेजमेंट एज अ साइंस क्या है। अब देखो साइंस क्या है? साइंस तो एक सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ बॉडी है,
सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है ना, कि भैया जिसके अंदर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पढ़ते हैं हम लोग, उसके अंदर हम लोग A to Z पढ़ते हैं, जनरल ट्रूथ पढ़ते हैं, अपने ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉ पढ़ते हैं, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ा होगा आपने, लॉ ऑफ मोमेंटम पढ़ा होगा आपने, उसके अंदर तो यही चीज़ कंजर्वेशन पढ़ा होगा आपने। ये जो चीज़ें हैं वो साइंस के अंदर है। तो साइंस के फीचर्स और मैनेजमेंट के फीचर्स के अंदर क्या फ़र्क है और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं? देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया मैनेजमेंट एज ए साइंस है इनएग्जैक्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइंस के फीचर्स के, बेसिक सबसे पहले मैंने आपको बताया सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, कि साइंटिफिक प्रिंसिपल जो कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर है। जैसे सिर के ऊपर एप्पल गिरेगा तो वो लॉ ऑफ ग्रेविटी बता रहा था, जैसे न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी निकाला, उसके सिर पे एप्पल गिरा, उसने बोला लॉ ऑफ ग्रेविटी है। वैसे ही प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट के ऊपर ही बेस्ड है। आप जितने भी प्रिंसिपल्स ये दिख रहे हो ना साइंस के अंदर, ये सब एक्सपेरिमेंट के बेस है, एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर बेस है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकालते हो, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बार बार रेपिटेटिव एक्सपेरिमेंट करते रहते हो आप लोग, ताकि आप लोग और बेटर करो अपने आप को। तीसरा ये है यूनिवर्सल वैलिड, जो साइंस का लॉ ऑफ ग्रेविटी पूरी वर्ल्ड में माना जाता है भैया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पूरे वर्ल्ड में माना जाता है भैया। तो इसी वजह से साइंस के प्रिंसिपल सारे यूनिवर्सल एप्लीकेबल हैं। बट मैनेजमेंट और साइंस में क्या फ़र्क है? देखो, मैनेजमेंट और साइंस तो बॉडी ऑफ नॉलेज तो है, इसको हम रीड करते हैं। मैनेजमेंट हैज़ अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, इट हैज़ इज ओन थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स ऑब्वियसली दैट आर डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैनेजमेंट हैज इज ओन वोकैबुलरी ऑफ टर्म्स एंड कंसेप्ट। जैसे कि मैनेजमेंट में हम कुछ वर्ड्स बोलते हैं, देखो जैसे कि बताता हूँ, हम बोलते हैं HR। HR का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स। जब आप किसी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को बोलोगे ना HR के बारे में, वो समझ जाएगा HR डिपार्टमेंट से फोन आया। ऑलराइट, तो कुछ की टर्म्स है जो मैनेजर यूज करते हैं, तो इसका मतलब सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज तो है भैया, ये पॉइंट मैच करता है, ठीक है, ये पॉइंट तो मैच करता है। दूसरा पॉइंट बोलता है कि जो साइंस है उसमें तो हम लोग प्रिंसिपल्स को टेस्ट करते हैं, वैसे ही जो मैनेजमेंट है ना, उसके प्रिंसिपल्स से टाइम से इवॉल्व हुए हैं, हैव इवॉल्व्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम बेस्ड ऑन रेपिटेटिव एक्सपेरिमेंटेशन। लेकिन ये जो प्रिंसिपल जितने भी हमने एक्सपेरिमेंट करके निकाले हैं ना, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, दैट आर प्योरली बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर। अब हर किसी ह्यूमन का अलग अलग बिहेवियर है भैया। हर कोई ह्यूमन गुस्से में मारने लगता है, कोई ह्यूमन गुस्से में खुद को मारता है, कोई ह्यूमन गुस्से में शांत हो जाता है, ठीक है। तो अपना अपना बिहेवियर है। तो इसलिए बोला गया है कि हाँ भाई, हम ना जितने भी एक्सपेरिमेंट हम मैनेजमेंट में कर लेंगे ना, वो जितने भी एक्सपेरिमेंट है हमारे, उसके ऊपर हमें हमेशा अलग अलग रिजल्ट मिलता है। तो इसी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं इनएग्जैक्ट साइंस है ये, क्योंकि बेशक प्रिंसिपल्स हैं, बेशक आप उसको टेस्ट कर रहे हो, बट रिजल्ट हमेशा अलग मिल रहा है, तो इसलिए ये इनएग्जैक्ट साइंस है। बेशक इन लिमिटेशंस के बावजूद भी कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, जैसे FW टेलर ने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं, हेनरी फ्योल ने जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए, वो आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ये सब दिए गए हैं। तीसरा जो है आपका यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी के ऊपर, कि जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल आर नॉट एग्जैक्ट एज द प्रिंसिपल ऑफ साइंस, देयर एप्लीकेशन एंड यूज इज नॉट यूनिवर्सल। जापान का कोई प्रिंसिपल जापान में चल रहा होगा ना, हो सकता है इंडिया में चल रहा हो, बट ड्यू टू कल्चरल डाइवर्सिटी, कल्चर के डिफरेंस की वजह से, बैकग्राउंड के डिफरेंस की वजह से वो प्रिंसिपल यहाँ फेल हो जाए। इस वजह से भी हम देखते हैं, हो सकता है जापान के ह्यूंडई में, वहां पर वो लोग कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है वहां पर वो लोग ना सेंट्रल एम्प्लॉय, जो हेड फैमिलीज है ना, हेड एम्प्लॉयज हैं, वो लोग अपना कंट्रोल थोड़ा सा नीचे वाले एम्प्लॉयज को दे देते हैं, यहाँ पर नहीं देते लोग। तो इसलिए यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है हर ह्यूंडई के अंदर सेम प्रिंसिपल चलना, वो भी ध्यान में रखना है। तीसरी बात की है एज अ प्रोफेशन, जिसको मैंने आपको बोला था कि एज अ प्रोफेशन इट इज नॉट अ प्योर प्रोफेशन, ठीक है ना, नॉट अ प्योर प्रोफेशन। क्यों? देखो, प्रोफेशन के ना कुछ थोड़े थोड़े जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैनेजमेंट से मैच नहीं करते हैं। कैसे नहीं करते हैं? देखो, सबसे पहले हम प्रोफेशन के ऊपर पढ़ेंगे। प्रोफेशन इज अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, कि प्रोफेशन के अंदर तो एक देखो ना, पूरा पढ़ के लिख के आके बंदा पढ़ता है ना। प्रोफेशनल बंदा कौन कहलाता है? जो बंदा समझ लो डॉक्टर है, वकील है, जो पढ़ा लिखा इंसान होता है, जिसने अच्छे से पढ़ाई की होती है, जिसने डिग्रीज की होती है, प्रोफेशनल कोर्सेज किए होते हैं, वो लोग प्रोफेशनल होते हैं। दूसरा, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, हर कोई नहीं बन सकता सीए के लिए पेपर देना पड़ता है भैया। सीए, आप कल को सीए बनना चाहते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कल को बैंक में जाना चाहते हो, बैंक में भी तो एग्जाम देना पड़ेगा। हो सकता है आप किसी कंपनी में जाना चाहते हो, इंटरव्यू देना पड़ेगा। हर जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, उसके बीच में ऐसे एंट्री नहीं मिलती है, कोई एग्जाम देना पड़ता है पर्टिकुलरली, या कोई इंटरव्यू प्रोसेसेस होते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करना जरूरी है। फिर हम बात करते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन। जैसे मैं बताता हूँ आपको, लॉयर जो है, लॉयर ये थोड़ी कि मैंने पढ़ाई की मैं लॉयर बन गया, लेकिन लॉयर को पहले जाके बार काउंसिल के पास सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि भैया मैं वकील बन गया हूँ, मुझे लिख दो, तब आप वकील कहलाते हो, तब आप एडवोकेट कहलाओगे। उसी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट को ICAI
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वो भी एक सर्टिफिकेट देता है कि यू आर अ प्रोफेशनल सीए, आप काम कर सकते हो, वो भी चीज़ हमको देखनी पड़ती है। ऑलराइट, प्रोफेशनल एसोसिएशन ज्वाइन होता है। फिर एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, हर एक प्रोफेशनल के पास एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना उसको ज़रूरी है। जैसे कि आप स्कूल जाते हो, यूनिफॉर्म डाल के जाते हो, टाई डाल के जाओगे सर्दियों में, कोट डालोगे, कहीं पर बैच लगा होगा, आईडी कार्ड डालना है, शूज़ पॉलिश होने चाहिए, ये कोड ऑफ कंडक्ट जो बनाया गया ना, वैसे प्रोफेशनल्स के अंदर भी होता है। लॉयर देखो, ब्लैक शूज़, ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट, ऊपर ब्लैक कोट। डॉक्टर्स वाइट कोट डाल के घूमते हैं। और ये प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट उनको फॉलो करना पड़ता है, वहाँ पर एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर, लॉयर बोलता है कि मैं आपको जस्टिस दिलाऊंगा, डॉक्टर बोलता है कि मैं एथिकली ओथ लेता है, एथिकली प्रैक्टिस करूंगा, प्रेसिडेंट बोलता है कि मैं ओथ लेता हूँ इंडिया के सिटीजन्स का ध्यान रखूंगा, वो चीज़ें हैं। उसके बाद सर्विस मोटिव। अब कभी भी देखो, जो भी प्रोफेशनल आदमी होगा ना, उसका सर्विस मोटिव यही होगा, उसका क्लाइंट सेटिस्फाई हो। जैसे कि एक वकील का क्लाइंट होगा, उसको जस्टिस चाहिए तो वो उसको जस्टिस प्रोवाइड करेगा। डॉक्टर का क्लाइंट होगा, उसको इस बीमारी से इलाज चाहिए तो वो इलाज करके देगा। तो ये चीज़ें जो सर्विस मोटिव है, इट मीन्स कि प्रोफेशनल आदमी हमेशा हमेशा ही हमेशा अपने कंज्यूमर या जो भी इंसान से जुड़ा है, जो उसका क्लाइंट होगा ना, उसको सर्विस सेटिस्फैक्शन देगा। ऑलराइट, प्रोफेशनल समझ गए ये 5 पॉइंट। अब मैनेजमेंट कैसे रिलेटेड है इसके साथ? कहीं जगह रिलेटेड है, कहीं जगह रिलेटेड नहीं है। कैसे? अब मैनेजमेंट का भी एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज तो है, वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स भी हैं। दिस नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड एट डिफरेंट कॉलेजेस। अब जैसे यहाँ पर आईआईएम जाएंगे बच्चे, कुछ बच्चे होंगे बोलेंगे किसी कॉलेज में जाएंगे, कहीं इंस्टीट्यूट जाएंगे, वहाँ पर बीबीए बीकॉम करेंगे। पढ़ाई तो कर रहे हो भाई आप लोग, पेपर देना पड़ेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, पेपर देना पड़ेगा। सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज तो है, इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर, वहाँ पढ़ा सकते हो, एंट्री के लिए एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, वो सब तो है। मतलब प्रोफेशन और इसके बीच में सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज तो मैच कर रहा है, तीनों में मैच करता है भैया। उसके बाद लेकिन एक चीज़ देखो आप, मैनेजर जो है हमारा, देखिए जैसे प्रोफेशन है, मेडिसन हो गया, लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया, इन सबको पढ़ाई करनी पड़ती है। मैनेजर की कोई अपनी पर्टिकुलर पढ़ाई नहीं है। कोई बच्चा बीसीए वाला भी मैनेजर बन सकता है, एमसीए वाला भी मैनेजर बन सकता है, बीकॉम वाला भी मैनेजर बन सकता है, बीबीए वाला भी मैनेजर बन सकता है, एमए वाला भी मैनेजर बन सकता है। तो इसके ऊपर एक पर्टिकुलर डिग्री नहीं है मैनेजर को पढ़ने के लिए। आप मैनेजर बन सकते हो, बट आपको काम आना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, दैट्स इट। तो इसके ऊपर कोई मैंडेटरी नहीं है कि उसको एक स्पेसिफिक डिग्री होनी चाहिए। प्रोफेशनल नॉलेज और ट्रेनिंग होगी जो उसके ऊपर डिजायर क्वालिफिकेशन मानी जाती है। और ये पूरा मैच नहीं किया, आपको दिख गया कि हाँ भाई प्रोफेशनल को, डॉक्टर को तो डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ेगी ना, मैं मैनेजर तो कोई भी पढ़ाई करके मैनेजर बन सकता है, ये चीज़। तीसरा, देर आर एसोसिएशन ऑफ प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स। जैसे कि अब देखो काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस है, जैसे AIMA है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है, इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट दिया हुआ है कि हाँ मैनेजर कैसे बिहेव करेंगे, बट कंपलसरी नहीं है हर मैनेजर वहाँ जाके काम सीखे। इट इज़ नॉट अ कंपल्शन कि AIMA के अंदर मैनेजर्स को जाना है, लेकिन वकील को वकालत करने के लिए कोर्ट तो जाना पड़ेगा, डॉक्टर को प्रैक्टिस करने को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, मैनेजर तो कहीं भी जाके मैनेजर बन सकता है, कोई सीखने की जरूरत नहीं है। और लास्टली, बेसिक पर्पस ऑफ मैनेजमेंट टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव स्टेटेड गोल। दिस में भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या फिर सर्विस ऑफ अ हॉस्पिटल। इफ ऑर्गेनाइजेशन हैज अ गुड मैनेजमेंट टीम, इट ऑटोमेटिकली सर्व द सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। मतलब कि फोर्थ क्राइटेरिया जो था हमारा सर्विस के ऊपर, वो इधर मैच करता है कि प्रोफेशनल और मैनेजमेंट के अंदर सिर्फ दो चीज़ें मैच करती हैं, आपका सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज और आपका सर्विस मोटिव। लेकिन जो डिग्री की बात की गई है वो मैच नहीं की गई है। उसके साथ साथ वो बात की गई है जो इंस्टीट्यूशन का पार्ट बना जरूरी है, बार काउंसिल में लॉयर को चाहिए, वैसा इधर नहीं चाहिए, आप कहीं से भी मैनेजर बन सकते हो। ऑलराइट, फिर हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। स्टार्टिंग से हम पढ़ते रहे, 11th में अगर जिन्होंने पढ़ा होगा ना, बड़ी बारी बात की गई है, एक लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है हमारा, ठीक है। इसको मैं आपको ऐसे एक बार समझा देता हूँ। देखो इस चीज़ को समझना कि ये डायग्राम में एक पहली बात है, एक ट्रायंगल या पिरामिड में बना रहा हूँ, ठीक है। इसको लो ऑपरेशन लेवल बोल लो, इसको मिडल लेवल बोलते हैं, इसको टॉप बोलते हैं। 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के, लेवल होते हैं 3 लेवल, सबके निकलेंगे, पर निकलेंगे उसके जो अच्छे से पढ़ेगा। तो ये वही है, 3 लेवल है। अब देखो अब ये पहली चीज हमको ये समझनी है पिरामिड में क्यों। देखो टॉप लेवल में कौन कौन आते हैं लोग, CEO ऑफ द कंपनी, COO ऑफ द कंपनी, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सेक्रेटरी, ये सब आते हैं टॉप लेवल के ऊपर, सबसे ऊपर ऊंचे लोग। फिर आते हैं मिडिल लेवल में। मिडिल लेवल में कौन आएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं,
देखो हम एक ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, रिसर्च डिपार्टमेंट होता है। जैसा कि स्कूल में भी अलग अलग डिपार्टमेंट है, कॉमर्स का डिपार्टमेंट अलग है, नॉन मेडिकल का अलग है, मेडिकल का अलग है ना, ये सब डिपार्टमेंट है ना आपके। तो ये जो सारे डिपार्टमेंट है इन सबके हेड्स, मतलब कि HOD, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हेड, ठीक है ना, समझ लो अपने अपने डिपार्टमेंट के हेड बोल दो आप, कोई भी हेड, HOD आपके डिपार्टमेंट के, वो सब मिडिल लेवल के, ठीक है ना, मार्केटिंग हेड, ये सारे हेड जो आएंगे वो मिडिल लेवल। लोअर ऑपरेशन लेवल पे कौन आते हैं? जो रियल वर्कर्स होते हैं, जो हमारे सेकंड लेवल मैनेजर होते हैं। सेकंड लेवल मैनेजर मतलब कि जैसे कि अब देखो HOD के नीचे भी तो नीचे और टीचर्स होते हैं, वो सब इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि और देखो इसके अंदर भी डिफरेंट लेवल्स हैं, ये नहीं है सारे एक लेवल पे है। अब देखो जो प्यून्स हैं हमारे स्कूल में काम करे, प्यून, बेल बॉय हो गए, बेल वाले जो घंटी वाले भैया होते हैं, वो जो हमारा सारा कुछ करते हैं, क्या नाम है, ट्रांसपोर्ट का हेड होते हैं, वो सब यहाँ आते हैं, वो सब आते हैं लो लेवल के ऊपर। अब ये जो इनके सबके काम है अलग अलग, उसके बारे में बताता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब ये पिरामिड में क्यों है? क्योंकि टॉप लेवल में इंप्लॉइज कम होते हैं, ये नॉलेज कोई नहीं देगा। ध्यान से सुनो कि टॉप लेवल, जब भी आप कोई पिरामिड में देखोगे ना चीज ऐसे बनी, ध्यान रखना कि ऊपर यहां पर टॉप लेवल में कितने लोग होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर 1000 लोग हैं, टॉप लेवल में देखना आप ज्यादा से ज्यादा ना 30 लोग आ जाते होंगे, तो ये छोटा ही होगा ना। मिडिल लेवल में ज्यादा से ज्यादा 70-80 लोग आते होंगे, लोअर लेवल में सबसे ज्यादा लोग आते हैं, तो इसलिए सबसे बड़ा लेवल ही होता है लोअर लेवल। ऑलराइट, तो ये है फंडा इसके ऊपर। अब मैनेजमेंट में हायरार्की होती है ना, ये जो है एक किस्म की हायरार्की है। अब ये जो रिलेशनशिप है, दिस इज अ हायरार्कियल रिलेशनशिप। ऑब्वियस सी बात है, मैनेजमेंट के अंदर देखो ना एक हायरार्की बनाई है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप है कि CEO नीचे मिडिल लेवल के एम्प्लॉयज को बोलेगा। इनकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है हमारी, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं हेड। इसको आपने स्कूल के हिसाब से समझना आपने, ठीक है ना। अगर आपने इसको स्क्रीनशॉट लेना, मैं आपको एक बार फिर बना देता हूं। सबसे ऊपर प्रिंसिपल, चेयरमैन, प्रिंसिपल आ गए सर हमारे, चेयरमैन सर आ गए, वाइस चेयरमैन सर आ गए, वाइस प्रिंसिपल सर आ गए, ये ऊपर आ गए। मिडिल लेवल के अंदर ये टॉप है ना आपका, जस्ट अ सेकेंड, ये टॉप था ना। मिडिल लेवल में कौन कौन आया सर? मिडिल लेवल में कौन कौन आ गए आपके? मिडिल लेवल में स्पेसिफिकली आ गया आपके HOD, स्कूल के HOD हो गए, ट्रांसपोर्ट का इंचार्ज हो गया, ट्रांसपोर्ट हेड हो गए, ठीक है ना, जो बाकी हेड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड हो सकता है, ठीक है। लोअर लेवल पे अलग अलग लेवल होंगे, समझ लो इधर आ गए टीचर्स आपके, इधर आपके आपके समझ लो जो प्यून्स हैं, बेल बॉय है, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट वाले जो गाड़ियां चला रहे हैं, बसेस वगैरह, लोअर गार्डनर आ गया, ठीक है ना, सफाई वाले आ गए, ठीक है ना। अब ऐसे आप डिवाइड कर सकते हो। अब इन सब के अपने अपने रोल्स क्या क्या हैं, देखो टॉप मैनेजमेंट में चेयरमैन, CEO सारे आगे, इनका क्या काम है? सबसे पहला काम इनका है वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चेक करना, ये सर्वाइवल कौन करेगा, ऑर्गेनाइजेशन का संभालेगा कौन। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन गोल और स्ट्रैटेजीज बनाना कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ये गोल है, ये विजन है, विजन क्या होगा, गोल क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ये सब ये देखते हैं। सारी एक्टिविटीज़ फ्रेम करते हैं बिजनेस के लिए, क्योंकि इम्पैक्ट सोसाइटी को वो भी यही देखते हैं। उसके साथ साथ टॉप मैनेजर का काम काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ये मत सोचना कि ऊपर बैठा तो इसका मतलब बहुत इजी काम है। इट इज़ अ क्वाइट कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल जॉब। बड़े टाइम के लिए बैठना पड़ता है ऑफिस के अंदर, लॉन्ग आवर्स चाहिए और कमिटमेंट चाहिए। ऑलराइट, मिडिल लेवल कौन है? मिडिल लेवल सबसे पहले लिंक है टॉप और लोअर का। टॉप लेवल मिडिल लेवल को बताता है, मिडिल लेवल लोअर लेवल को बताता है सारा काम, ठीक है। पहला चीज, दे आर द लिंक, दे आर सबऑर्डिनेट टू टॉप मैनेजर्स, दे आर नोन एज डिवीजन हेड्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, HODs, डिवीजन हेड्स, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, मार्केटिंग मैनेजर हो गया, ठीक है, सेल्स, सब अलग अलग हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग प्लान एंड स्ट्रेटजीज डेवलप बाय टॉप लेवल। टॉप लेवल का जो काम है ना उन्होंने बता दिया, अब मिडिल लेवल वाले क्या करेंगे, उनको बताएंगे कि भैया आपने ये करना है। फिर वो आगे अपना काम करेंगे लोग, फिर अगर कोई प्रॉब्लम होगी वो इनको रिपोर्ट करेंगे, कोई चीज़ अचीव होगी वो इनको रिपोर्ट करेंगे मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल वाला आगे टॉप लेवल को बताएगा। ऐसे हायरार्की चलती है। हायरार्की का मतलब क्या है? दादू पापा यू, ठीक है, दादू पापा और आप, ठीक है, ऐसे हायरार्की होती है कि आपको दादू को पापा को काम बोलेंगे पापा करेंगे, आपके पापा आपको काम बोलेंगे आप करोगे। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप है, पापा पास अथॉरिटी है, आप रिस्पॉन्सिबल, आपको दिया है काम, दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से हैंडल करो वो चीज़। दे नीड टू
इंटरप्रेट द पॉलिसीज फ्रेम बाय टॉप मैनेजमेंट, इंश्योर दैट द डिपार्टमेंट हैज नेसेसरी पर्सोनल, पर्सोनल का मतलब कौन है, बताया था मैंने, एम्प्लॉइज। ऑलराइट, असाइन नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इनको काम बताना है, मोटिवेट देम टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स, और लास्टली कॉपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। ऑलराइट, फिर आ गया सुपरवाइजरी, ऑपरेशनल, या फिर जिसको हम बोलते हैं लोअर लेवल। इसके अंदर आएंगे द रियल वर्कर्स। इसके अंदर कौन कौन, फोरमैन, सुपरवाइजर, लोअर लेवल आता है। सुपरवाइजर डायरेक्ट ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स। देखो अब ये लोग ना डायरेक्टली, अब देखो एक सर्विस कराने जाते हो ना, सर्विस मैनेजर अलग होता है, ठीक है, सर्विस मैनेजर अलग है। उसके बाद एक बंदा होता है जो उस जगह को हैंडल कर रहा होता है, जो छोटे लेवल पे होगा, समझ लो छोटा मैनेजर, ठीक है ना। छोटा मैनेजर क्या करेगा, उधर सारे जो इंप्लॉइज होंगे उनको ध्यान रखेगा, ये बताएगा कि उन सर ने ऐसा बोला करने का, आज 50 गाड़ी, टॉप लेवल ने बोला है 50 गाड़ियाँ निकलनी चाहिए, मिडिल लेवल को बताया 50 गाड़ियाँ, ठीक है, मिडिल लेवल को 50 बताया, इसने बताया उधर सर्विस मैनेजर को 50 गाड़ियाँ, फिर इसने बताया उस छोटे लेवल मैनेजर को 50 गाड़ियाँ, इसने बताया सारे इंप्लॉइज को भाई 50 गाड़ियाँ आज टॉप लेवल ने बोली है। तो ये डायरेक्टली वर्कफोर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है इनका वर्कफोर्स के साथ, ठीक है, ये चीज याद रखना आपने। द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिमिटेड टू अकॉर्डिंग टू द प्लान्स ड्रॉन बाय टॉप मैनेजमेंट, सुपरवाइजरी मैनेजमेंट इंटरेक्ट विद एक्चुअल वर्कफोर्स एंड पास ऑन इंस्ट्रक्शंस, ये वर्कफोर्स से डायरेक्टली बात करती है। उसके बाद थ्रू देयर एफर्ट्स क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन्ड, वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज मिनिमाइज्ड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन्ड। मतलब कि मैं कहना चाहता हूं लोअर लेवल इज द लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो डायरेक्टली वर्कफोर्स से आपके इंप्लॉइज के साथ डायरेक्टली मिलती है, उनसे काम करवाती है, उनको डायरेक्शन देती है, उनको मोटिवेट करती है। इनका यही करेंगे सारा कंट्रोल, सारी एक्टिविटीज को मिनिमाइज और वेस्टेज एक्टिविटीज को मिनिमाइज करेंगे, ये इनका काम। ऑलराइट, दीज आर द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब हम आगे 5 बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ेंगे। व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, उसके ऊपर पढ़ना हमने। अब बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हमारे हैं 5। प्लानिंग दिख रहा है आपको, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। और ये जो स्टेजेस है ना सारी, ये इसको आप ऐसे पॉइंट करो, प्लानिंग 1 प्लानिंग है, 2 ऑर्गेनाइजिंग है, 3 स्टाफिंग है, 4 डायरेक्टिंग है, 5 कंट्रोलिंग है। और ये सब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, ये नहीं है पहले ये कर लिया। देखो फॉर एग्जांपल आपने दिल्ली जाना है, आप पहले प्लान बनाओगे दोस्तों के साथ, भाई दिल्ली चल रहे हैं, दिल्ली घूमने जाएंगे, यहाँ जाएंगे, प्लान बना लिया। फिर आप ऑर्गेनाइज करते हो। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है, फिर आप उनको अपना अपना टास्क देते हो, भाई तू टिकटें कराएगा, भाई तू वो खाने का देखेगा, भाई तू होटल कराएगा, भाई मैं बाकी खर्चे देख लूँगा, दोस्ती यारी में हो गया। ऑलराइट, अब आपने स्टाफ करना है। स्टाफ का मतलब क्या है, आप देखते हो यार हमें और कोई बंदे की जरूरत है, आप जाओगे टिकट वाले के पास, टिकट रेलवे टिकट हो जाएगी, वो स्टाफिंग हो जाएगी। फिर आप डायरेक्ट करोगे एक दूसरे को, एक समझ लो किसी के मम्मी पापा बोलते हैं नहीं 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 जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, फिर आप वो बोलते हैं नहीं नहीं, हम उसको मोटिवेट करते हैं उसके मम्मी पापा को कि यार अंकल आंटी बहुत मजा आएगा, हम लोग बड़े अच्छे लड़के हैं, हम शरीफ लड़के, हम नहीं कुछ गलत काम करेंगे, हम मोटिवेट करते हैं मम्मी पापा को। ऑलराइट, लास्ट में आप कंट्रोल करते हो। कंट्रोल का मतलब जब आप ट्रिप पे पहुंच गए, आपने जो जो चीजें सोची थी आप असली में वो कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि एक दोस्त सोया हुआ गाड़ी में, एक दोस्त पीछे सोया हुआ, एक दोस्त तबीयत खराब हो गई है। वो सब जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इसको फॉलो करना है। वैसे ही मैनेजमेंट में भी ये 5 स्टेप्स फॉलो होते हैं। पहला स्टेप है प्लानिंग का। प्लानिंग का मतलब क्या है कि एडवांस में डिसाइड करना क्या करना है, व्हाट इज टू बी डन एंड हु इज टू डू इट, कौन करेगा, कैसे करेगा। दिस इंप्लाइज सेटिंग गोल्स इन एडवांस एंड डेवलपिंग अ वे ऑफ अचीविंग देम एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। Planning cannot prevent problems, but it can predict them and prepare contingency plans. Contingency मतलब कि अगर कोई दिक्कत आ जाए, अगर फ्यूचर प्रॉब्लम हो जाए तो आप इस प्लान को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, हमने हिमाचल जाना है, आपको पता चलता है 3 दिन के बाद बारिश है हिमाचल में, बहुत ज़्यादा बारिश, और हिमाचल के अंदर बारिश की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आती है। तो आप ऐसा प्लान बनाओगे कि हाँ भैया हम लोग ना 5 दिन हफ्ते बाद जाते हैं, बारिशें नहीं हो रही है, तो कंटीजेंसी प्लान तैयार है आपका। और अगर हम लोग उस टाइम भी बारिश होगी तो हम लोग कैसे रहेंगे, वो भी सारा प्लान है। ऑलराइट, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब आ गया मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क, एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी, कि भाई कौन बंदा क्या काम करेगा वो डिसाइड करना है। जब मैंने बताया ना आपको, टिकट एक दोस्त करा रहा है, होटल एक दोस्त करा रहा है, एक दोस्त के घर वालों को मना रहे हैं हम लोग, ठीक है, एक दोस्त बोल रहा है मैं ये काम करूंगा, ये सब भी देखना पड़ेगा। ऑलराइट, तो ये एग्जामिन करता है एक्टिविटी और रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट द प्लान। इट डिसाइड हु विल डू अ पर्टिकुलर टास्क एंड कब करेगा और कैसे करेगा, वो सब बता रहा है। वो जैसे टिकट जो करवा रहा है, उसने आज ही टिकट करा दी, आपने 3 दिन के बाद जाना है, तो ये ऑर्गेनाइजिंग का काम है। ऑलराइट, फिर आप स्टाफिंग करते हो, मतलब कि
पीपल फॉर फाइंडिंग पीपल फॉर राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, मतलब कि सही बंदा सही काम करे। वही मैंने बताया ना आपको कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का कोई बंदा अगर कॉमर्स के अकाउंट्स को पढ़ाएगा तो इट विल बी नॉट इफेक्टिव और एफिशिएंट नहीं होगा वो चीज़। बेटर ये है, हो सकता है उनको आता हो, मैं नहीं बोलता उनको नहीं आता, बट अगर एक कॉमर्स वाला बंदा जिसने सब कुछ A to Z पढ़ा हुआ है इस चीज़ के बारे में और जो पिछले 10 साल से अकाउंट्स ही पढ़ा रहा है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। जो पिछले 5 साल से बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा रहा है वो आपको पढ़ा रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ तभी तो आपको पढ़ा पा रहा हूँ मैं। मेरे लिए काम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली करने का फायदा, क्योंकि मुझे की टर्म्स बड़े पता है। इस चीज के लिए भी बात आती है कि मैनेजमेंट हैज टू मेक श्योर दैट द राइट पीपल विद द राइट क्वालिफिकेशंस आर अवेलेबल एट द राइट प्लेसेस एंड टाइम्स टू अकम्प्लिश द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन एंड इट इन्वॉल्व्स रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग ऑफ पर्सोनल। यहाँ भाई किसको रिक्रूट करना है, किसको सिलेक्ट करना है, किसको कहाँ प्लेस करना है और किसको कैसी ट्रेनिंग देनी है, ये सब करता है। डायरेक्टिंग का मतलब है लीडिंग एंड मोटिवेशन। डायरेक्टिंग जब भी हम पढ़ेंगे उसमें हम दो कंसेप्ट पढ़ेंगे, एक होगा हमारा लीडरशिप को, एक पढ़ेगा मोटिवेशन को हम लोग। अब देखो लीडरशिप का मतलब क्या, अब मैनेजमेंट के अंदर लीडर होते हैं ना कुछ, जैसे इंडिया क्रिकेट टीम है उसमें रोहित शर्मा लीडर है। रोहित शर्मा जब हमारा कैप्टन थे T20 वर्ल्ड कप के, उन्होंने लीड किया था इंडिया को भाई। अब वो लीडर है हमारे, हम सबको फॉलो करते हैं, वो हमको ऐसे ट्रेड्स दिखाते हैं कि हाँ भाई एक गुड कैप्टन कैसे बनना है, कैसे आप उनका गोल था T20 वर्ल्ड कप जीतना और उन्होंने जीता। इट मीन्स ही इज अ गुड लीडर। उसके साथ साथ उन्होंने टीम को मोटिवेट किया। आप विराट कोहली को देखो, ही मोटिवेट्स हिज टीम। वो ऐसा सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे ये जो सेलिब्रेशन है उनका कि ऐसे करके गुस्सा, ये मोटिवेशन है टीम के लिए कि हाँ भैया जैसा मर्जी उन बंदे ने बेशक 0 पे आउट हुआ है बट ही इज गिविंग द मोटिवेशन टू बॉयज कि हाँ बेशक विकेट उस बंदे ने लिए, डांस ये सबसे ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है ना, कुछ लोग इसका मजाक उड़ाते हैं बट दिस इज द काइंड ऑफ मोटिवेशन। तो मैनेजमेंट के अंदर ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप लोगों को लीड करोगे, अगर आप लोगों को मोटिवेट करोगे ताकि वो लोग आपके गोल्स अचीव करें, वो अच्छे से गोल्स अचीव करके देंगे, ये पक्का श्योरिटी है। और लास्टली कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, देखो जो आपने स्टेप सारे कर लिए हैं, आपने दिमाग में सोचा था कि आपने ये सोचा था कि हाँ भैया वर्ल्ड कप जीतना है, इंडिया रोहित शर्मा ने सोचा वर्ल्ड कप जीतना है। अगर ठीक है, अब देखो ऑस्ट्रेलिया ने भी सोचा होगा, हर टीम तो यही सोच के थी ना वर्ल्ड कप जीतना। अब समझ लो ऑस्ट्रेलिया नहीं जीत पाई T20 वर्ल्ड कप। अब ऑस्ट्रेलिया नहीं जीत पाई, उन्होंने सोचा था मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस ये है, उन्होंने बोला था कि वर्ल्ड कप जीतना, उन्होंने स्टैंडर्ड सेट कर दिया। अब एक्चुअली जो परफॉर्मेंस उनकी निकली ना उसमें वो हार गए। ठीक है, अब उन्होंने देखा हम कहाँ हारे, उन्होंने फाइंड आउट किया भैया दोनों कंपेयर करके कि कहाँ हमसे गलती हुई, जो उनसे पता चल गया गलती कहाँ हुई है, फिर उन्होंने उस गलती को सुधारा और उसको बेटर किया। जैसे इंडिया जब ODI वर्ल्ड कप हारा था 2023 में, इंडिया ने उस गलती से सीखा, उन्होंने बोला यहां हमसे गलती हो गई है, यहां हम हारे हैं, तो T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने वो गलती नहीं की और हम लोग वर्ल्ड कप जीत गए। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट में भी होता है। ऑलराइट, इसका मतलब है the task of controlling was establishing standards of performance, measuring current performance, comparing this with established standards and taking corrective action which where any deviation is found. ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट टॉपिक कोऑर्डिनेशन विच इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन को भी एक फंक्शन मानो मैनेजमेंट का, बट नहीं होता। 5 फंक्शंस है, कोऑर्डिनेशन को हमेशा अलग माना जाता है। इट इज ओनली कॉल्ड द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या, अगर आप लोग कोऑर्डिनेशन से काम करो इट मींस कि आप गोल्स को अचीव करके दोगे, बट इसका मतलब क्या, कोऑर्डिनेशन का मतलब है सिंक्रोनाइजेशन। मतलब कि मिलके, हम कहते हैं ना डांस देखते हैं, ग्रुप डांस देखते हैं, सब मिलके डांस कर रहे होते हैं, मिलके एक एक बाजू उनकी सेम उठती है। परेड देखो रिपब्लिक डे की, हाथ उनका सेम में मूवमेंट कर रहा होता है, सेम सलूट आता है उनका एक टाइम पे सबका, दैट इज कोऑर्डिनेशन, मतलब सिंक्रोनाइजेशन की है। वैसे मैनेजमेंट के अंदर भी कोऑर्डिनेशन जरूरी है, क्योंकि डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल काम करते हैं, हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, अपना अपना डाइवर्स सबका ग्रुप बना होता है, सबकी अपनी पर्सनैलिटी है। अब वो उन सबको कोऑर्डिनेट करके काम करवाना है हमारा, वो सिंक्रोनाइजेशन उनकी एक्टिविटी, ताकि हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए, वो सब हमारा कोऑर्डिनेशन करके देता है। कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इट इज द कॉमन थ्रेड that run through all activities such as purchase, production, sale, finance to ensure quantity in the working of the organization. Coordination is considered a separate function of management. It is the essence of management for achieving harmony. Harmony का मतलब क्या होता है, दोस्ती यारी, brotherhood among individual efforts towards the accomplishment of group goals. फॉर एग्जाम्पल, आप लोग स्कूल में क्रिकेट मैच खेलने जाते हो, अगर आपकी टीम में कोऑर्डिनेशन नहीं है, हार्मनी नहीं है, एक दूसरे के लोग नहीं सुनते हैं, तो आपकी टीम मैच नहीं जीत सकती है। इंडिया टीम में कोऑर्डिनेशन है,
आप कभी देखो रनिंग बिटवीन द विकेट्स, विराट, हम कहते हैं ना कि भैया रनिंग बिटवीन धोनी और विराट कोहली बड़ी अच्छी रनिंग, धोनी और सुरेश रैना की कोऑर्डिनेशन बड़ी अच्छी है बैटिंग करते समय। वो क्या है, दैट इज कोऑर्डिनेशन। मतलब कि उनको एक दूसरे समझ, शिखर धवन और रोहित शर्मा बोलते हैं कि भाई मैं इशारा करता था वो हम लोग रन भाग लेते थे, दैट इज कोऑर्डिनेशन। ऑलराइट, तो द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन बिगिंस एट प्लानिंग स्टेज। कोऑर्डिनेशन हमेशा प्लानिंग से शुरू हो जाती है और वो कंट्रोलिंग तक चलती है। हर जगह कोऑर्डिनेशन चाहिए आपको, ठीक है। टॉप मैनेजमेंट प्लान्स फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू दीज प्लान्स द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो ऑर्गेनाइजिंग है हमारी वो होती है, और उसके हिसाब से स्टाफिंग होती है, कैसे लोग हमको चाहिए। उसके बाद डायरेक्टिंग होती है हमारी, डायरेक्टिंग इज रिक्वायर्ड। उसके बाद हमारा लास्ट में अगर कोई प्रॉब्लम या डिस्पेरेंसीज मिल जाए, डिस्पेरेंसीज का मतलब क्या हो गया, डेविएशन या प्रॉब्लम कोई मिल जाए एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड, उसको दूर करना, ये सब कोऑर्डिनेशन हमको इजी कर देता करने में। ऑलराइट, अब कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप एफर्ट्स फॉर यूनिटी ऑफ एक्शन। ऑलराइट, कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व्स सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डिफरेंट एक्शंस और एफर्ट्स ऑफ द वेरियस यूनिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये बेसिक चीज है, मिल के काम करो, तभी हमारे गोल्स आराम से अचीव हो जाएंगे, यही बात करता है ये। अब डेफिनेशन अगर कोई आई है तो याद करना जरूरी है भाई, शॉर्ट कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन बन जाता है। इस चैप्टर में से 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, वो एंड में मार्क करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब डेफिनेशन क्या है, देखो जिसमें से जो याद करनी है कर लो। बेस्ट डेफिनेशन मैं आपके लिए दोनों 4-5 डेफिनेशन लिखी थी, इसके अंदर जो बेसिक देखो, पहली डेफिनेशन है कोऑर्डिनेशन इज बैलेंसिंग एंड कीपिंग टुगेदर द टीम बाय इंश्योरिंग सूटेबल एलोकेशन ऑफ टास्क टू वेरियस मेंबर्स एंड सीइंग दैट द टास्क आर परफॉर्म्ड विद हार्मनी अमंग द मेंबर्स देमसेल्व्स। दूसरा है इज अ प्रोसेस वेयर बाय एन एग्जीक्यूटिव डेवलप्स एन ऑर्डरली पैटर्न ऑफ ग्रुप एफर्ट्स अमंग हिज सबऑर्डिनेट्स एंड सिक्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन इन परस्यूट ऑफ अ कॉमन पर्पस। मतलब दोनों का सेम है कि मिल के काम करना है, उसकी वजह से हमारे गोल अचीव हो जाएंगे, दैट्स इट। ओके, अब करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। पहला, ग्रुप एफर्ट को इंटीग्रेट कर रहा है, कोऑर्डिनेशन यूनिफाई कर रहा है, मतलब मिला रहा है अनरिलेटेड इंटरेस्ट। अब जितने लोग आए हैं उनका अपना अपना इंटरेस्ट होगा, उन सबके इंटरेस्ट को ये लोग जोड़ रहे हैं ताकि हमारा कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए, पहली चीज। दूसरा, यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब है सिक्योर यूनिटी इन द रियलाइजेशन ऑफ कॉमन पर्पस। इट एक्ट्स अ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स एंड इंश्योर्स दैट ऑल एक्शन इज एम्ड एट अचीविंग द गोल्स। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, इन सबका एक्शन कोऑर्डिनेट करना, जोड़ना हार्मनी में, ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। मतलब दोनों का सेम था, ग्रुप एफर्ट का और इसका, बस इसके अंदर इन्होंने डिपार्टमेंट वर्ड लगाया, इसमें लोगों ने पीपल का लगाया। ऑलराइट, फिर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये तो है नहीं ना कोऑर्डिनेशन आज की कल नहीं की, हर मैच में टीम इंडिया कोऑर्डिनेट करती है, हर प्रैक्टिस सेशन में टीम इंडिया कोऑर्डिनेट करती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इट इज नॉट अ वन टाइम जॉब। ऑलराइट, ऑल परवेजिव का मतलब है हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन चाहिए, हर फंक्शन पे कोऑर्डिनेशन चाहिए, चाहे टॉप हो, मिडल हो, लोअर हो, चाहे यूके की ऑर्गेनाइजेशन रहे, इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह पे कोऑर्डिनेशन चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, ये नहीं है कि टॉप लेवल कोऑर्डिनेशन, अगर टॉप लेवल की कोऑर्डिनेशन नहीं है तो मिडिल लेवल की भी नहीं होगी, तो लोअर लेवल की भी नहीं होगी। बेटर ये है कि हर लेवल पे जो जो मैनेजर है उसकी कोऑर्डिनेशन अच्छी हो बाकी मैनेजर्स के साथ या बाकी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, चाहे टॉप हो, चाहे मिडिल हो, चाहे लोअर हो, तीनों बंदों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तीनों लेवल के मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहे। ऑलराइट, और लास्टली डेलिब्रेट फंक्शन, कोऑर्डिनेशन को डेलिब्रेटली लाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई इंप्लॉई है जो खुल के, आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट आता है, नया बच्चा आता है, वो इतना खुल के बात नहीं करता है, ठीक है ना, तो आप लोग क्या करते हो, उसको अकेला छोड़ देते हो। एक टाइम होता है कि वो दोस्त आपका बन जाता है। कैसे बनता है, आप उसको डेलिब्रेटली अपने साथ इन्वॉल्व करते हो, बातें करते हो उसके साथ, उसको घर लेके जाते हो। एक टाइम आता है, फिर 1-2 महीने बाद आप देखो आप दोनों बंक भी मार रहे हो क्लासेस के। तो ये है कि कोऑर्डिनेट एफर्ट करता है डिफरेंट पीपल के डेलिब्रेट मैनर में। ये इंपॉर्टेंट चीज जानना जरूरी है कि देखो, कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन दोनों साथ चलेगी तभी फायदा है। कैसे, देखो, कॉपरेशन इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन लीड टू वेस्टेड एफर्ट। देखो, अगर आपकी क्लास में कॉपरेशन है लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं है, कॉपरेशन का मतलब आप मिलके काम कर सकते हो, बट आप लोगों को ये नहीं पता कौन सा काम कौन कर रहा है। आप 2 बंदे एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन इस बंदे का एक भी बंदा कर सकता था। जैसे ब्लैक बोर्ड पे डेट लिखना, आपने अगर देखो, कॉपरेशन यह कि आप बोलते हो कि सर हम लोग डेट लिख देंगे, हम लोग हर क्लास से पहले ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे, अकाउंट्स की क्लास, इकोनॉमिक्स की क्लास है, आप ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हो। बट अगर कुर्सी से 8 लोग उठ के इकट्ठे जा रहे हैं, वो कोऑर्डिनेशन नहीं है।
बेटर ये है कि आपने कॉपरेशन तो है आप लोगों में, लेकिन कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि आप लोग काम डिवाइड कर दिया आपने कि हाँ भैया तू जाएगा, तो एक पीरियड में तू जाएगा, रोल नंबर वाइज करते हैं, इस पीरियड में आज तेरा रोल नंबर है तू लिखेगा, अगले पीरियड में रोल नंबर 2 जाएगा, अगले पीरियड में रोल नंबर 3 जाएगा। दिस इज ऑल कि हाँ भैया डेलिब्रेट फंक्शन है, कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन साथ चलनी चाहिए। अगर कॉपरेशन है कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वेस्टेड एफर्ट हो गया, 8 लोग एक ही काम कर रहे हैं। अगर कोऑर्डिनेशन है कॉपरेशन नहीं है तो फिर तो कोऑर्डिनेशन भी नहीं हो सकती। ऑलराइट, उसके बाद हम पढ़ेंगे द लास्ट है ये आपका, मेरे हिसाब से लास्ट टॉपिक होगा आपका इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है? देखो कोऑर्डिनेशन का प्राइमरी रीजन तो यही था हम लोगों के लिए कि सारे डिपार्टमेंट इंडिविजुअल्स जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हैं वो सब इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं कि हाँ भाई इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है ना, सारी बातों के लिए वो एक दूसरे पे डिपेंड तो करते हैं। उसी बेस पे हमने एक चीज़ देखी है कि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो वो लोग एक पेज पे काम नहीं कर सकते, वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल नहीं अचीव कर सकते। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन से हमें 3 फायदे होते हैं। सबसे पहले ग्रोथ ऑफ द बिजनेस होती है। देखो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन होगा, इसका मतलब आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करते रहोगे। अब ऑर्गेनाइजेशन के गोल जब अचीव होते रहेंगे तो हम लोग चाहेंगे और एम्प्लॉयज़ आएँ, और एम्प्लॉयज़ आएंगे, हम नया प्रोडक्ट प्लांट खोलेंगे, नया प्लांट खोल देंगे, नया हो सकता है नए, अब नए लोग स्टाफ करेंगे, नई रिक्रूटमेंट करेंगे। जब नई रिक्रूटमेंट करेंगे, मैंने आपको बताया था ग्रोथ का मतलब ये नहीं है सिर्फ सेल्स इंक्रीज हो, ग्रोथ का मतलब ये भी है एम्प्लॉयज़ इंक्रीज हुए हैं, बिजनेस नया खुल गया है, ठीक है ना, या सेल्स भी इंक्रीज हो रही है, सब हमारा ग्रोथ है। तो हमको ये हेल्प करता है एज ऑर्गेनाइजेशन ग्रो इन साइज, द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो इंक्रीजेज। All individuals differ in their habits, background, approaches, situations. We need to ensure that all individuals works towards the common goal of the organization. आप आंध्र प्रदेश से हो, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, कोई हिमाचल से है, कोई असम से है, कोई महाराष्ट्र से है, सबका कल्चरल बैकग्राउंड अलग है, बट हमारा सबका एक ही काम है, कोऑर्डिनेशन हम सबको एक जगह लेके आती है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो जाए। ऑलराइट, ये चीज़ है कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ के अंदर हेल्प करता है। दूसरा फंक्शनल डिफरेंशिएशन। अब देखो हर ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, मैंने आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिपार्टमेंट है, कोई डिपार्टमेंट है जो हमारे सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट हमने बनाए हुए हैं, है ना, ग्रीवियंस सेल बनाया हुआ, हम सब सारे डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं हम लोगों ने। अगर इन डिपार्टमेंट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो फिर समझ लो मार्केटिंग डिपार्टमेंट बोलता है भैया अगर हमको प्रोडक्ट की सेल्स इंक्रीज करनी है तो हम लोग कस्टमर को 10% डिस्काउंट दे सकते हैं, ओके, लेकिन सब बोलते हैं ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट बोलते हैं नहीं, अगर आप सबको डिस्काउंट दे दोगे 10% ऑफ तो हमारे को लॉस हो जाएगा, ड्रिफ्ट आ गया, लड़ाई आ गई। आपका आप बोलते हो मैंने पहली बैटिंग करनी है, दोस्त बोलता है नहीं पहली बैटिंग तो मैं ही करता हूं, कोऑर्डिनेशन तो है नहीं है। अगर कोऑर्डिनेशन होती तो आप लोग चांस देते, आप बोलते फाइनेंस डिपार्टमेंट ये आइडिया देता कि सर आप ये नहीं करो, इससे बेटर ये आप एक मेंबरशिप जी, जो हमारे मेंबर्स है ना, जो हमारे मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको 10% डिस्काउंट दो। अगर वो मेंबरशिप लेते हैं उनको 10-20% डिस्काउंट मिलेगा, और मेंबरशिप की फीस की वजह से हमें लॉस कम होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी ध्यान देना पड़ेगा। और लास्टली स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन क्या? अब आजकल तो देखो आप एक एडिटर के नीचे सब एडिटर के नीचे और एडिटर, ठीक है ना, आजकल स्पेशलाइजेशन का जमाना। और ये स्पेशलाइजेशन क्यों आया? आजकल कॉम्प्लेक्स बिजनेस एक्टिविटीज है और रिस्क और कंपटीशन है, इसकी वजह से हम देखते हैं कि हाँ भाई हमारे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोगों ने स्पेशलाइजेशन ऐड की है। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है? कोई बंदा एक्सपर्ट है। अब प्रॉब्लम ये है, एक्सपर्ट जो बंदा होता है ना वो यही सोचता है कि मेरा यही काम है तो मैं यही करूँगा। समझ लो एडिटर बोलता है कि मेरा एडिटिंग काम है, मैं एडिटिंग करूंगा, मैं उसमें एक्सपर्ट हूं, तो मुझे मत सिखाओ। ना वो नए आइडियाज लाने देता है, ना वो नए आइडियाज देता है, वो बोलता है मैं अपने तक ही सीमित रहूंगा, मैं अपने सर्कल में ही रहूंगा। तो इसकी वजह से देखो स्पेशलिस्ट थिंक दैट दे ओनली आर क्वालिफाइड टू वैल्यूएट, जज एंड डिसाइड अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशनल क्राइटेरिया, दे डू नॉट टेक एडवाइस और सजेशन फ्रॉम अदर्स। अब ये इस प्रॉब्लम की वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स ऑर्गेनाइजेशन में आती है और ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाता है, इधर बड़ी दिक्कत आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन को। तो इसीलिए कहते हैं कि देयर शुड बी सम कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड बाय इंडिपेंडेंट पर्सन टू रिकंसाइल द डिफरेंसेस इन अप्रोच, इंटरेस्ट और ओपिनियन ऑफ द स्पेशलिस्ट। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस वाज ऑल योर चैप्टर। अब मैं आपको इसमें से एक चीज बताता हूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
जो मैं हर साल इतने सालों से हम देख रहे हैं ना, जो क्वेश्चंस रिपीट काफ़ी होते हैं, सबसे पहले तो आपको मैनेजमेंट की डेफिनेशन याद करनी ही करनी है। मैनेजमेंट की डेफिनेशन याद करनी ही करनी है। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का मतलब समझ लो एक बार ध्यान से, बार बार नहीं भूलना, पहली चीज़। दूसरा, करेक्टरिस्टिक्स इज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में से, हेडिंग याद होनी चाहिए भैया। सेकेंड थिंग, करेक्टरिस्टिक्स के बाद आती है आपकी ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स का क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है आपको कि आप लोग मतलब कि थोड़ा थोड़ा लिख दो, ऑलराइट। उसके बाद इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन 5 मार्क्स के अंदर, जो हैवी मार्क्स वाला आपको साइड है, कोई 5 होता है कोई 6 होता है, उस जगह आपको ऑब्जेक्टिव्स का क्वेश्चन नहीं, उस जगह इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन ज़्यादा दिखता है, क्योंकि जिसके पॉइंटर ज़्यादा होते हैं ना, उसका एक पॉइंटर का 1 मार्क है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 6 के 6 पॉइंटर लिखने हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 के 5 पॉइंटर लिखने हैं। एक आगे चीज़, नेचर ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन भी मैंने देखा है, बट इसके अंदर चांसेस क्या, इनमें से एक नेचर पूछेंगे वो लोग 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, ऑलराइट। फिर हम देखते हैं कि हाँ भैया हमने और पढ़ा था, सर ने पढ़ाया था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है आपका। जिस हिसाब से 3 मार्क का क्वेश्चन है, डायग्राम बना लेना, डायग्राम की वजह से 1 नंबर तो डायग्राम का मिल जाएगा, और डायग्राम में लिख दोगे ना तो उसकी वजह से 2 नंबर बन जाएंगे, और नीचे 2 लाइन लिख दोगे तब भी इनफ है। और लास्टली हमने पढ़ा जो ये देखो, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन मैंने देखा बड़ा रेयर है, बट इसको रीड कर लें क्योंकि हमने पूरे चैप्टर यही पढ़ने हैं। तो आपको ये याद रखना है, इसका सीरीज 1 2 3 4 5 प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, उसके बाद स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, आगे हमने इसी के ऊपर 5 चैप्टर पढ़ने हैं, ऑलराइट। और लास्टली कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स और इंपॉर्टेंस में से क्वेश्चन बन सकता है। सो मोस्ट प्रोबेबली ये इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंस वाला चैप्टर है आपका, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, और इसी के सामने चैप्टर को पूरा एंड किया है। अगर आप यहाँ तक बने रहे हो, अगर आप यहाँ तक बने रहे हो तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर दो एक, और बैच को शेयर करो। मैं चाहता हूँ मेरे चीते इंक्रीज़ हों, जितने चीते मेरे इंक्रीज़ होंगे ना, उतना मेरे को मज़ा आएगा कि हाँ भैया, मैं भी चीते जितने इंक्रीज़ होंगे, लाइव क्लासेस उतनी जल्दी मिलेंगी आप लोगों को, कि हाँ भाई मैं भी चाहता हूँ कभी लाइव आऊँ, आपके साथ इंटरेक्ट करके भी पढ़ाऊँ, ठीक है ना। चीते अगर 2-3 चीते रहते हैं ना, तो इंसान ना थोड़ा सा वो भी होता है कि चीतों को मैं पढ़ाने के लिए एक एक चीता मेरे लिए वैल्यूएबल है। इवन चीता कैन बी अ गर्ल, चीता कैन बी अ बॉय, बट चीता इज अ चीता, ठीक है। चीता इज अ फास्टेस्ट एनिमल, और वो एनिमल कभी भी पीछे नहीं रहता, सबसे आगे निकलता है। तो आई वांट जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है वो सब आगे निकले। तो टिल देन अपना ध्यान रखो। इकोनॉमिक्स भी आपको मिल रहा है, बिजनेस स्टडीज़ भी आपको मिल रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली अकाउंट्स भी आपका स्टार्ट हो जाएगा, दैट विल बी स्टार्टेड बाय अ न्यू फैकल्टी, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट 2 जो मेरे सब्जेक्ट्स थे, मैं उस जगह पे आपको 100% श्योरिटी देता हूँ कि आपके मार्क्स यहाँ से बिल्कुल नहीं कटेंगे, एक एक कंसेप्ट में आपको समझाऊंगा। टिल देन अपना ध्यान रखो, गुड बाय, और वीडियोस को देखते रहो और प्यार बनाते रहो।